गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो? तो चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। सो क्या चल रहा है, देखते हैं क्या चल रहा है। उससे पहले हम ये देख लें कि वोकैबुलरी में क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेट करना मतलब कोई तो सच्चाई है, मतलब ऐसा नहीं है कि बात पूरी तरीके से गलत है, नहीं, कुछ तो सच है, कुछ तो है उसके अंदर सच्चाई, लेकिन उस सच्चाई को आपने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया है। तो एग्जैजरेट करने का मतलब क्या हो गया? देखो, बात इतनी सी थी, अब आपने उस बात को इतना बड़ा बना दिया है, तो आपने क्या कर दिया? उसको बढ़ा चढ़ा दिया है, आपने उसको एग्जैजरेट कर दिया है। तो वो चीज कंप्लीटली फॉल्स नहीं थी, बट यू स्ट्रेच्ड बियॉन्ड रियलिटी, मतलब जितना हुआ था ना उससे ज्यादा आपने उस चीज को खींच दिया है। तो आपने क्या कर दिया? उस चीज को और बढ़ा चढ़ा कर। जैसे कि अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? डोंट बिलीव एवरी एग्जैजरेटेड क्लेम यू रीड ऑनलाइन। तो जितने भी, जैसे कि आप, हाँ, क्रीम्स वगैरह के ऐड आते हैं कि आपको 7 दिन के अंदर में गोरा कर देंगे। पहली बात है, ये कैसे पॉसिबल है कि ये क्रीम हम अप्लाई करें और 7 डेज के अंदर में हमारा स्किन कलर चेंज हो जाए, या घर बैठे बैठे 7 डेज के अंदर में आपका 7 किलो 10 किलो वजन कम हो जाएगा? ये कैसे? देखो, होगा, एक 1 किलो 2 किलो हो भी सकते हैं, तो हो सकता है कि होगा, लेकिन जितना इन्होंने बताया है ना, ये एग्जैजरेटेड है। मतलब कि घर बैठे बैठे हम सिर्फ इनकी ये चाय पी लें या कॉफी पी लें और हमारा 10 किलो वजन कम हो जाएगा। ये दावा कर रहे हैं, ये जो क्लेम कर रहे हैं, ये क्लेम एग्जैजरेटेड है। क्योंकि हो सकता है कि हमारी बॉडी में से वो फैट वगैरह रिड्यूस हो जाए, वो बर्न हो जाए, और 1 से 2 किलो हम घट भी जाए। वैसे भी 1 से 2 किलो भी बहुत बड़ी बात होती है, बट ये तो सीधा 10 किलो की बात कर रहे हैं या 7-8 किलो की बात कर रहे हैं। तो ये जो क्लेम है ना, ये एग्जैजरेटेड है। मतलब ये जो दावा कर रहे हैं ना, ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर है, इतना होना पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज जो आप ऑनलाइन देखते हैं ना, उस पे, हर चीज पे आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें बढ़ा चढ़ा कर होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, देखो बच्चों, हम लोग 7 दिन के अंदर में, only in 7 days you will be able to speak fluent English. Is it possible? How is this possible? This is just not possible that you will be able to speak fluent English, that too within 7 days. It's not. We have to give time. Learning is a continuous process. बट अब मुझे है ना, बच्चों को लगेगा हाँ 7 दिन के अंदर में मैं फ्लुएंसी आ जाएगी मेरे अंदर, तो चलो ये कोर्स खरीद लेते हैं। इसी चक्कर में तुम नालायक बन जाते हो। क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच्चाई से बोलूं, बेटे तुमको डेली पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें डेली 1 घंटा मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़नी है, वोकैबुलरी लर्न करनी है, हम ग्रामर अच्छे से पढ़ेंगे, हम ईडियम्स पढ़ेंगे, है ना, डेली आपको टाइम देना पड़ेगा। कहोगे इतना समय किसके पास है मैम, वो तो 7 दिन के अंदर में सिखा रहा है, आप तो 7 महीने का टाइम बता रही हो। तो तुम लोग चाहते भी वही तो सुनना हो, वो वही सुना रहा है आपको। आप चाहते हो कि कंपनी आपको बोले कि बेटा 7 दिन के अंदर में तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। अरे गधा, कैसे वजन कम हो जाएगा मेरा 7 दिन के अंदर में? अगर मैं कोई एक्सरसाइज ना करूंगा, तेरी चाय पीने से हो जाएगा। हाँ, फैट वगैरह बर्न होगा, 1-1.5 किलो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, बट आप सुनना भी वही चाहते हैं, वो वही बोल रहे हैं। तो वो क्लेम्स कैसे हैं? वो एग्जैजरेटेड है। अब जैसे आपने देखा होगा 30 डेज स्पीकिंग कोर्स, 30 दिन के अंदर में अंग्रेजों जैसा इंग्लिश बोलना सीखे। अब यार, जिस बंदे को सही से लिखना नहीं आता, उसको बोलना नहीं आता, वो बोल लेगा इतना फ्लुएंसी के साथ में? अब क्या पढ़ाया जाएगा आपको उस 30 डेज में? आपको टेंस पढ़ाया जाएगा, आपको कुछ सेंटेंसेस रटवा दिए जाएंगे, अब उन उससे आप हो गए फ्लुएंट, बट आप उसी कोर्स को खरीदोगे ज्यादातर। आप सुनना वही चाहते हो। तो ये क्लेम कैसा था? ये एग्जैजरेटेड था, हमने बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है। ओवर स्टेटेड, हम बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। हाइपरबोलिक, ये अभी ना, आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें ये शब्द आएगा, तो याद रखना है। एम्पलीफाई कर रहे हैं उस चीज को, बहुत बढ़ा चढ़ा रहे हैं उसको, ड्रामेटिक बना रहे हैं। सो हिज स्टोरी वॉज एग्जैजरेटेड टू मेक इट मोर एक्साइटिंग। तो जैसे होता है ना कि कोई बंदा कहानी सुना रहा होता है, तो जितना हुआ नहीं होता वो उसमें भी और 4-5 चीजें ऐड कर देता है, मिर्च मसाले उसमें जोड़ देता है, ताकि कहानी और मजेदार लगे, आपको और फनी लगने लगे।
नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अनरेवल। अनरेवल के दो मीनिंग है, अभी आज आप एक मीनिंग लर्न करो जो हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दूसरा मीनिंग जब आएगा तब मैं बता दूंगी। आज आपको अनरेवल का मीनिंग क्या समझ रहा है कि वो चीज खत्म हो रही है, वो चीज कोलैप्स हो रही है, वो चीज डैमेज हो रही है। ऐसे सोचो कि रेवल का मतलब हो गई चीजें आपस में ट्विस्टेड है, आपस में चीजें लगी हुई है। अन का मतलब हो गई कि अब वो चीज अंडू, अंडू हम लोग करते हैं ना, अंडू करते हैं मतलब हम लोग वापस से उसे सेम स्टेट में लेके आ रहे हैं। जैसे कि अनरेवल को याद करने का एक इजी तरीका अगर आपको लग पाए तो मैं बताने की कोशिश ये करती हूँ कि जैसे स्वेटर होता है, जो हैंडमेड, जो बुनाई करके स्वेटर बनाते हैं, तो अगर उसमें से एक धागा निकल जाए और अगर उस धागे को हम सही से स्टिच ना कर दें, तो उसी धागे को अगर हम खींच खींच के पूरे स्वेटर को हम उधेड़ देंगे ना, यानी अब वो पूरा स्वेटर उधड़ उधड़ गया, तो वो पूरा स्वेटर क्या हो गया हमारा, फॉल अपार्ट हो गया, एकदम अलग अलग हो गया। अब हमें बस ऊन मिल गई, अब वो स्वेटर नहीं बचा है, वो सिर्फ ऊन बची है। सो अनरेवल हो गया मतलब कि वो स्वेटर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, वो खत्म हो गया, वो फॉल अपार्ट हो गया, है ना, ब्रेक डाउन हो गया, उसका क्रम्बल हो गया, खत्म हो गया वो। सो जैसे कि देयर मैरिज बिगेन अनरेवलिंग आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट। तो उनके अंदर में भाई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, राइट। और अब सालों से डिस्प्यूट चल रहा था, अब उनकी शादी क्या हो गई है, अब ऐसा लग रहा है कि अब ये खत्म होने के कगार पे आ गई है, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, कोलैप्स हो गई है। Peace agreement started unraveling after both sides broke the ceasefire. Seize करना मतलब स्टॉप करना, सीज का मतलब ही होता है स्टॉप, सीज करना मतलब स्टॉप करना। तो सीज फायर, फायर मतलब आग, जो हम आग छोड़ रहे हैं, जो गोला बारूद एक दूसरे पे छोड़ रहे हैं, उसको स्टॉप करना है। तो सीज फायर हो गया है, मतलब कि अब एक दूसरे पे हम लोग गोला बारूद नहीं छोड़ेंगे, अब हम एक दूसरे के ऊपर में अटैक नहीं करेंगे। तो भैया दोनों पार्टीज ने सीज फायर जो हमारा अग्रीमेंट हुआ था उसको ब्रेक कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया है। तो अब ऐसे लग रहा है कि जो एमओयू साइन हुआ था, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो क्या हो रहा है, वो क्रम्बल हो रहा है, वो कोलैप्स हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है, वो तहस नहस हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। सो अनरेवल समझ में आ गया। तो आज के लिए आपने अनरेवल का मीनिंग आप सिर्फ इतना सा याद रखेंगे, अनरेवल हो रही है वो चीज खत्म हो रही है, वो चीज फॉल अपार्ट हो रही है, अलग अलग हो रही है, वो चीज टूट रही है, वो चीज खत्म हो रही है, वो चीज। सो अनरेवल का मतलब क्या हो रही है, वो चीज डैमेज हो रही है, खत्म हो रही है। तो अगर हम स्वेटर के धागे को वहां पे ही ना रोक दें, ना काट दें, तो वो अनरेवल हो जाएगा। जो वो आपस में गुथा हुआ है, बना हुआ है, वो एक एक करके सेपरेट हो जाएगा और वो फॉल अपार्ट हो जाएगा। ये याद रहना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, वॉर। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्कर्मिश। इसका मतलब होता है झगड़ा, बट लड़ाई वैसे वाली नहीं है, बहुत जैसे वॉर या बैटल नहीं हो रही है, एक नॉर्मल फाइट हो रही है, स्मॉल स्केल फाइट। जैसे कि बॉर्डर वगैरह पे आप देखते हैं कि फुल फ्लैज लड़ाई से पहले उधर से एक गोली चली, इधर से एक गोली चली, गोली तो ज्यादा चल गई, मतलब कुछ पत्थरबाजी वगैरह हो रही है। तो थोड़ा नॉर्मल स्केल पे है, अभी बहुत बड़े स्केल पे बात नहीं पहुंची है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्केल की, यानी बात करते हैं लेवल की, किस लेवल पे लड़ाई हो रही है, तो अगर आपके स्कर्मिश की बात करें तो वो स्मॉल स्केल पे है, अभी लड़ाई फुल फ्लैज नहीं है। जो क्लैश हो रहा है वो अभी नॉर्मल लेवल पे है, एक दूसरे से गुथागुथी हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुई है। बड़े लेवल पे हो जाएगा तो बैटल हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, वॉर हो जाएगी, ठीक है। सो बॉर्डर स्किर्मिशेस कंटिन्यू डिस्पाइट द सीज फायर। तो सीज फायर हो गया मतलब ये अग्रीमेंट हुआ कि कोई भी किसी पे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बंदूक नहीं चलाएगा। बट उसके बाद भी थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी बहुत लड़ाई तो आप देखते ही हैं कि जैसे कि यूक्रेन के और रशिया के बीच में देखें तो वहां पे ये सब चल ही रहा है। बहुत बहुत बड़ा युद्ध नहीं है अगर, बट वहां पे गोलियां तो चल रही हैं, लड़ाइयां तो चल रही हैं। तो उस लेवल की बात हो रही है। टीममेट्स हैड अ स्किर्मिश ओवर हु शुड टेक द पेनल्टी। तो टीममेट्स के बीच में क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, फाइट हो रही थी। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब डिस्प्यूट हो रहा था, फाइट हो रही थी कि कौन जो है, हु शुड टेक द पेनल्टी, जो पेनल्टी जो लगी है उसको कौन लेगा। तो टीममेट्स से मान लो 10 लोग थे,
तो कह रहे हैं ये पेनल्टी को भुगतेगा कौन। तो इस सब चीज के ऊपर में क्या हो रहा था, उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा था, ऑल्टरकेशन हो रहा था, फाइट हो रही थी, कन्फ्रंटेशन हो रहा था, मतलब झगड़ा हो रहा था। वैसे कन्फ्रंट का मतलब होता है आमना सामना करना। वे आउट रोड मैप, वे आउट रोड मैप, वे आउट का मतलब होगा किसी चीज से बाहर निकलना, और रोड मैप का मतलब क्या हो गया, एक क्लियर प्लान। तो रोड मैप हमारे पास होना चाहिए ना, हमारे पास में किसी चीज से बाहर निकलने का एक रोड मैप होना चाहिए। सो रोड मैप का मतलब क्या हो गया, एक क्लियर प्लान। डू यू हैव अ प्रॉपर रोड मैप, मतलब कि तुम्हारे पास में एक कंप्लीट प्लान है कि तुम कैसे ये काम करने वाले हो। डू यू हैव अ प्रॉपर रोड मैप टू क्लियर द एग्जाम, तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए तुम्हारे पास क्या एक कंप्लीट क्लियर प्लान है कि तुम कैसे पेपर पास करोगे। सो क्लियर प्लान दैट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो मतलब उस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक क्लियर रास्ता। So the peace proposal offers a way out roadmap for ending the conflict. तो ये peace proposal मान लेते हैं कि एक proposal आया जो peace वाला है, शांति वाला है, तो वो एक ऑफर कर रहा है कि भाई देखो ये एक रास्ता है, इससे हम जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारे बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, जो हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये एक हमारा रोड मैप है इस चीज से बाहर निकलने का, वे आउट रोड मैप। एवरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिक्वायर्स अ वे आउट रोड मैप, नॉट जस्ट टेम्पररी फिक्सेस। तो अगर कोई प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए हमें एक वे आउट रोड मैप की जरूरत है, मतलब कि हमें एक प्रॉपर प्लान की जरूरत है, ना ही सिर्फ हमें कुछ ऊपर ऊपर से आपने कुछ चीजों को फिक्स कर दिया उससे काम नहीं चल पाएगा। हमें एक क्लियर प्लान की जरूरत है, कंप्लीट चेंजेस की जरूरत है। एक मुझे बात बताओ, जब हम लोग बहुत जड़ से ही चीजों के बदलाव के बारे में बात करते हैं कि मतलब जैसे मान लेते हैं, हम कहते हैं कि पूरा सिस्टम ही खराब है, पूरे सिस्टम में ही करप्शन है, तो अगर हमें चीजों को बदलना है तो हमें कंप्लीट सिस्टम को हटाना पड़ेगा, मतलब उसके रूट में ही प्रॉब्लम है, उसके रूट को ही हटाना पड़ेगा, और रूट से लेके टॉप तक हमें चेंज करना है। तो रूट टू टॉप का जो चेंज करना है, इस अप्रोच को क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है, बताना। मतलब मेरी अप्रोच ऐसी है कि हमें टेम्पररी छोटी मोटी चीजें या ऊपर ऊपर से हमें चेंजेस नहीं करने, हमें रूट से लेके टॉप तक चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम चलेगा। उस तरीके के जब हम लोग सोच है, या उस तरीके के अप्रोच को, या उस तरीके के चेंज को क्या बोलते हैं। अगर मैं बताऊं, वो शब्द आपका आर से शुरू होता है, बता देना, फिल कर देना, ये बताना। हमें चेंज करना है, रूट से लेके टॉप तक को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी चेंज की अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो उस अप्रोच को क्या बोलेंगे। चलिए, फार फ्रॉम ओवर, फार मीन्स बहुत दूर है, ओवर होने से। जो आपका यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट वर्ड तो आपको लर्न हो ही गया होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मतलब उनके बीच में जो विवाद चल रहा है, जो डिसएग्रीमेंट चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है। ऑल्टरकेशन का मतलब भी क्या होता है, फाइट, बट वो फाइट कैसी है, वर्बल फाइट है। हम एक दूसरे से मुंह से लड़ रहे हैं, गाली वाली भी कर सकते हैं, बट हम वर्बली लड़ रहे हैं एक दूसरे से। So it took only 20 days for the US-Iran Memorandum of Understanding, अब ये कॉमा लगा हुआ है, which promised to extend the ceasefire by 60 days and launch talks about outstanding issues including Iran's nuclear program to start unraveling। तो ये जो है ना पैसेज अपने जो ये पूरा सेंटेंस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, समझने में दिक्कत भी आ सकती है, तो हम ध्यान से समझते हैं इस पूरे सेंटेंस को। इट टुक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, टेक का सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट इसका वर्ब हो गया। इसमें सिर्फ 20 दिन लगे, जो यूएस ईरान ने जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी जो एक एमओयू साइन किया था। एमओयू क्या होता है, आप ऐसे सोच लो कि एक इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। तो सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं अभी, जो यूएस ईरान ने जो एक एमओयू, एक जो अग्रीमेंट साइन किया था। अब इस अग्रीमेंट को आगे समझा रहा है ये लाइन, यहाँ पे ये देखोगे कॉमा के बाद में जहां तक ये चल रहा है, ये पूरा इस एग्रीमेंट को अंडरस्टैंड करवा रहा है कि एग्रीमेंट क्या था। एग्रीमेंट में प्रॉमिस किया गया था
कि जो ये सीज फायर है इसको अगले 60 दिनों तक के लिए, ये जो सीज फायर का जो हमारा है उसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे अगले 60 दिनों के लिए। उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि हम एंड लॉन्च टॉक्स अबाउट आउटस्टैंडिंग इश्यूज। आउटस्टैंडिंग इश्यूज मतलब ऐसे इश्यूज जो अभी सेटल्ड नहीं हुए हैं, ऐसे इश्यूज जिनके ऊपर अभी बात होना बाकी है। तो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, कैसे इश्यूज हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुए, रिजॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है। देखो, तो एमओयू में क्या था कि अभी हम लोग आगे जो हमारी सीज फायर है उसको हम 60 दिन तक लागू कर देंगे, कि 60 दिन तक अभी कोई सीज फायर नहीं होगी, कोई भी लड़ाई झगड़ा शुरू नहीं करेगा। और 60 दिन की बात थी और 20 दिन में ही ये बात खत्म कर दी, इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया है। एक उसके बाद में हम लोग बात शुरू करेंगे उन इश्यूज के ऊपर में जिन इश्यूज पे अभी तक हमारी बात नहीं हुई है। अब देखो, अब ये हो गया यहाँ तक, अब ये नया कॉमा लग रहा है ये वाला। अब वो इश्यूज कौन से थे, जैसे कि आपके ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अब ये इश्यूज को बता रहा है। कौन से प्रॉब्लम, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्योंकि यूएस चाहता है कि ईरान का जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म कर देना। तो ये अब थोड़ा समझ में आया। ये सेंटेंस थोड़ा देखो टाइम टेकिंग है, इसको समझना, इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग लेके आना ही हमारा रीडिंग का मेन पर्पस है। नहीं तो रीड करने का मतलब ये नहीं है ना कि मैं आके समझा के चली जाऊं। आप भी समझिए कि क्या चल रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट कहाँ है, कैसे हम इसका, अगर हमें ये पूरा पूरा सेंटेंस एरर डिडक्शन में मार्क करने को आ जाता तो हम कैसे मार्क करते। ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब देखो, It took only it took only 20 days for the US Iran Memorandum of Understanding, फिर यहाँ कॉमा है। अब जो कॉमा लगा होता है और जो दूसरा कॉमा होता है तो वो ये सोचो कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ही आपको दे रहा है। अब देखो ये क्या दे रहा है, ये एमओयू को एक्सप्लेन कर रहा है कि एमओयू में जो जिसमें प्रॉमिस ये किया गया था कि जो सीज फायर है वो 60 दिन तक के लिए रहेगा, अभी 60 दिन तक हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं। और उसके बाद में हम बातें शुरू कर देंगे उन इश्यूज के ऊपर में जो इश्यूज अभी हमारे रिमेनिंग है, जिनके ऊपर में अभी बात करना बाकी है, जो अनरिजॉल्व इश्यूज है। अब ये यहाँ पे कॉमा लग गया, फिर एक और, अब यहाँ पे देखो, फिर अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ ना, एक कॉमा यहाँ भी है, तो अब ये वाली बात खत्म हो गई। अब ये बता रहा है कि कौन से इश्यूज जिसमें इंक्लूडिंग है आपके ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यहाँ तक ये कॉमा खत्म हो गया है, अब कोई और नहीं है, नहीं है। तो अब आप क्या करो, इस पूरे पार्ट को मत देखो। तो अब ये टू स्टार्ट अनरेवलिंग, अगर आप पूरा ऐसे पढ़ोगे, इट टुक ओनली 20 days फॉर द यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्टार्ट अनरेवलिंग। ये है इस तरीके से कि सिर्फ और सिर्फ 20 ही दिन लगे यूएस ईरान ने जो एक अग्रीमेंट साइन किया था उसको मतलब क्रम्बल होने में, उसको फॉल अपार्ट होने में, उसको तहस नहस होने में, उसको कोलैप्स होने में, ये बोल रहा है। तो अगर हमको समझना होगा कि इस पूरे पैसे, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग क्या है, ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 20 ही दिन हुए अभी तक जो यूएस ईरान ने एक मेमोरेंडम साइन किया था उसको कोलैप्स होने में, मतलब उन्होंने जो एमओयू साइन किया था वो 20 दिन के अंदर में ही उनका एमओयू तबाह हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि भाई वो आपस में अब लड़ाई झगड़ा उन्होंने शुरू कर दिया है, ये बोल रहा है। अब ये जो बीच बीच की जो बात बोल रहा था ये सब इसकी अनुभव चल रहा था, इसी को एक्सप्लेन कर रहा था। जैसे यहाँ पे पहले ये एमओयू को एक्सप्लेन कर रहा, फिर यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग इश्यूज को एक्सप्लेन कर रहा। तो समझ में आया। तो इट टुक ओनली 20 days फॉर द यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्टार्ट अनरेवलिंग। डन है। ऑन ट्यूसडे नाइट में क्या हुआ, यूएस कैरिड आउट स्वीपिंग। स्वीपिंग मतलब कंप्लीट, आप ऐसे सोचो झाड़ू जब हम लगाते हैं तो झाड़ू लगाने के टाइम पे क्या होता है, सब कुछ साफ हो जाता है ना, पूरा पूरा साफ कचरा एक साथ में लेके जाते हैं। तो स्वीपिंग का मतलब हो जाएगा कंप्लीट, स्वीपिंग का मतलब हो जाएगा कंप्लीट, एक साथ। जैसे इसका एक और सिनोनिम होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आपने सबको एक जैसी कैटेगरी में डाल दिया है। जैसे कि अगर हम बोलें कि जैसे एक कहावत है ना कि आदमी तो गधा है, मतलब ऐसे कुछ कहावत बोलते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा, मैन आर बैड समथिंग कुछ ऐसे ही है, या विमेन आर दिस। तो अगर आप सबको एक ही कैटेगरी में डाल रहे हैं ना, आपने जनरलाइज कर दिया उस टॉपिक को। तो स्वीपिंग का मतलब कंप्लीट, बहुत बड़े लेवल पे। तो ट्यूसडे नाइट को क्या किया था, यूएस ने कैरीड आउट, कैरी आउट करना मतलब परफॉर्म करना, कैरी आउट करना मतलब उस काम को एग्जीक्यूट करना, उस काम को परफॉर्म करना, ठीक है। तो भाई यूएस ने कैरी आउट किया मतलब एग्जीक्यूट किया, परफॉर्म किया, स्वीपिंग एयर स्ट्राइक। स्वीपिंग मतलब पूरे बहुत बड़े लेवल पे, एयर स्ट्राइक कहाँ पे, ईरान में।
क्यों किया उन्होंने? आफ्टर 3 टैंकर्स वर अटैक्ड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो पहले क्या हुआ कि पहले 3 टैंकर्स के ऊपर में अटैक किया गया था ईरान के द्वारा। यही तो हुआ ना कि आफ्टर 3 टैंकर्स वर अटैक्ड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हॉर्मूज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल अभी भी किसके पास है? ईरान के पास है। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पे मतलब 3 टैंकर्स को क्या कर दिया? अटैक कर दिया। ओके, उसके बाद में फिर ट्यूसडे नाइट को क्या कर दिया? यूएस ने भाई उन्होंने उनके जो आपके आर्मी बेस वगैरह है वहां पे एयर स्ट्राइक कर दी। तो यानी कि जो इनका एमओयू था वो तो 20 दिन के अंदर में ही कोलैप्स हो गया, अनरेवल हो गया, मतलब डैमेज हो गया, कोलैप्स हो गया, एक गिर गया, फॉल अपार्ट हो गया, मीनिंगलेस हो गया ना। जब उस पे जब फिर से आपने सीज फायर को आपने ब्रोक कर दिया, तो लड़ाई शुरू कर दी है, तो जो एमओयू था वो अनरेवल हो गया, वो अब बचा ही नहीं है, उसका मीनिंग खत्म हो गया। ईरान स्ट्राइक, स्ट्रक मतलब हिट करना, अमेरिकन बेसिस इन कुवैत एंड बहरीन आफ्टर विच मिस्टर ट्रंप डिक्लेयर्ड दैट द सीज फायर वाज ओवर। उसके बाद में क्या हुआ? ईरान ने भी भाई अमेरिका के जो बेसिस हैं, जैसे जहां पे कुवैत में, बहरीन में, वहां पे क्या किया? अटैक किया। तो फिर मिस्टर ट्रंप ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो सीज फायर था, यानी जो नेगोशिएशन हमने एग्रीमेंट साइन किया था, अब वो एग्रीमेंट हमारा खत्म हो जाता है। वाइल ही इज नोन फॉर मेकिंग एग्जैजरेटेड क्लेम्स, मतलब हालांकि जो ही किसके लिए आया है? ट्रंप के लिए आया है, कि वो जाने जाते हैं कि वो एग्जैजरेटेड क्लेम्स बना करते हैं, मतलब जितना है नहीं वो उससे बढ़ चढ़ के ही दावे कर देते हैं, तो वो उस चीज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो ये करंट क्राइसिस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, पोजेस, पोजेस का मतलब क्रिएट्स, है ना, द बिगेस्ट चैलेंज टू द पीस प्रोसेस सिंस द जून 17 एमओयू। तो जो जून 17 एमओयू है ना, उससे भी ज्यादा अब ये बड़े चैलेंजेस दे रहे हैं, क्योंकि अब और ज्यादा फाइट आ गए, इंटेंस मतलब बढ़ने की चांसेस हैं। अब ये जो क्राइसिस हैं ये एक रात में नहीं हुए हैं। क्राइसिस डिड नॉट इमर्ज मींस अपीयर, इमर्ज होना मतलब कोई चीज बाहर आ रही है, प्रस्तुत हो रही है, अपीयर हो रही है। ओवरनाइट मींस रातों रात। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये रातों रात नहीं हुई है, ये बहुत लंबे समय से, फ्रॉम द आउटसेट, आउटसेट का मतलब शुरुआत से ही जो अग्रीमेंट है उसके 3 मेजर स्टिकिंग पॉइंट्स थे, मतलब 3 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर में हमें अ, अड़े रहना था, स्टिक होना था, मतलब उन पॉइंट्स के ऊपर हमें अड़े रहना था। पहला क्या था कि इजराइल वॉर इन लेबनन, मतलब जो इजराइल है आपका, जो लेबनन पे अटैक कर रहा है, आपको वो नहीं करना है। पहला इनका ये था उस एमओयू का पॉइंट। दूसरा था जो ईरान का फ्रोजन फंड है, मतलब जो आपने सील कर रखा है या फिर जिसको ईरान एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उसका एक्सेस दे दो भाई ईरान के पास में, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, तो मतलब ये जो आपका पैसेज है, इसके ऊपर में किसका कंट्रोल रहेगा, किस तरीके से चीजें रहेंगी, ये इनके 3 पॉइंट्स थे। और इन्हीं तीनों पॉइंट्स को लेके कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि रातों रात हो गई है, ये शुरुआत से ही है, जब से एमओयू साइन हुआ है तब से ही प्रॉब्लम है। क्योंकि तहरीन कौन है? ईरानी है ना, उसकी कैपिटल है। सीज इजराइल रिफ्यूजल टू विड्रॉ फ्रॉम सदर्न लेबनन। एक तो ये हो गया कि पहला पॉइंट था कि आप जो इजराइल है भाई वो लेबनन के ऊपर में अटैक नहीं करेगा, ये था ना एमओयू का पहला पॉइंट। ऐसा हो नहीं रहा है, इजराइल तो अटैक किए ही जा रहा है, विड्रॉ नहीं हो रहा है, रिफ्यूजल टू विड्रॉ मतलब वहां से हटने के लिए वो एकदम मना कर रहा है। तो भाई इसको ईरान कैसे देख रहा है कि भाई आप तो बात को खराब कर रहे हो। इसके साथ साथ में अलोंग विद मतलब इसके साथ साथ में वॉशिंगटन मतलब यूएस के लिए बोला गया है, पुश फॉर पैरेलल ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग यूएस, लेबनान एंड इजराइल। ठीक है, तो इसके साथ साथ में पैरेलल ट्राइलेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड, और ट्राई का मतलब हो गया 3। जैसे आपने बायलेटरल देखा होगा, बायलेटरल मीटिंग्स होती हैं, बायलेटरल एग्रीमेंट होता है, मतलब दोनों साइड से। ट्राइलेटरल मतलब 3 साइड से, क्वाड्री मतलब 4 साइडेड। तो अब वॉशिंगटन यानी कि जो यूएस है भाई, वो क्या कोशिश कर रहा है कि वो ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करे, जिसमें वो क्या करेगा, यूएस, लेबनान और इजराइल को, मतलब वो एक मतलब मान लो वो उनको लेके कुछ तैयार करना चाहता है। तो ये हो गया, जो भी नहीं करना था ये भी उसका है। तो तेहरान मतलब कि ईरान इसको कैसे देख रहा है? एज वायलेशंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एमओयू। अब फिर से देखो ये चीज,
अब आप समझो, अगर मुझे इसका मीनिंग निकालना हो कि टोटल का मीनिंग क्या निकला है, टोटल का मीनिंग क्या निकला है, अगर मुझे इन शॉर्ट समझना पड़े तो ये क्या कह रहा है। आप यहाँ देखो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ही तो होगा ना इसके बाद में, क्योंकि कॉमा लगा है। कहाँ पे कॉमा खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ भी तो है, तो फाइनल कॉमा कहाँ खत्म हो रहा है, वहां छोड़ो इसको, यहाँ हुआ है, हम इसको भी ना देखेंगे तो हम इसको देखेंगे, ये हमारा है, यहाँ तक खत्म कर देंगे, यहाँ तक हम रीड ही नहीं करेंगे इस पार्ट को। अब यहाँ से लेबनान वाले पार्ट से फिर अब ये वाला रीड करो। जो तेहरान है वो देखता है इजराइल ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो सदर्न लेबनान से हट नहीं रहे हैं एज वायलेशंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एमओयू। स्पिरिट ऑफ द एमओयू, स्पिरिट का मतलब हो जाएगा उसके जो इंटेंशंस थे, जो उसकी एनर्जी थी, जो हमारे नेचर। भाई हमने एमओयू को साइन क्यों किया गया था, कि आप उस एमओयू का उल्लंघन कर रहे हो, आप उसको ब्रेक कर रहे हो, आप उसको ब्रीच कर रहे हो। तो अब देखो, अब इसने देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ दिया है कि पहली चीज यही थी ना, पहला पॉइंट तो यही था कि लेबनान के ऊपर में इजराइल जो है वो अटैक नहीं करेगा, लेकिन इजराइल हट नहीं रहा है। यानी कि जो एमओयू की स्पिरिट है, जो एमओयू का पहला पॉइंट है, आप उसको ब्रेक कर रहे हो। तो इजराइल इसको, ईरान इसको इस तरीके से देख रहा है कि आप तो एमओयू को शुरू से ही वायलेट कर रहे हो, आप उसको, उसका उल्लंघन कर रहे हो। अब अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा था हमको। तो एक तो ये हो गया कि भाई देखो, सदर्न लेबनान से आप हट नहीं रहा है इजराइल। उसके बाद साथ में जो यूएस है वो कोशिश कर रहा है कि वो यूएस लेबनान और इजराइल को लेके एक फ्रेमवर्क तैयार कर ले, है ना, एक लीगल फ्रेमवर्क में लेना चाहता है, मतलब कि वो ईरान को साइडलाइन करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप तो भाई एमओयू को शुरू से ही वायलेट कर रहे हो, आप उसका उल्लंघन कर रहे हो, इजराइल ईरान उसको इस तरीके से देख रहा है। And despite talks, Iran has yet to get access to its frozen funds। और दूसरा पॉइंट क्या था कि जो ईरान के जो फ्रोजन फंड्स हैं जिनको वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, अभी तक उसको वो नहीं मिल पाया है। तो इसका मतलब जो दूसरा स्टिकिंग पॉइंट्स है वो भी नहीं हो पाया है। तो एंड डिस्पाइट टॉक्स मतलब बातें ये सब होने के बावजूद जो ईरान को कंट्रोल है फ्रोजन फंड्स के ऊपर में, वो भी उसको नहीं मिल रहा है। और फाइनली ईरान अपीयर्स, अब इन सब इतना सब हो रहा है तो अब ऐसा लग रहा है कि फिर ईरान भी अब अपीयर्स, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो डिटरमाइंड हो चुका है, अब वो भी पूरा फर्म हो चुका है कि वो अब अपना कंट्रोल जमा लेगा स्ट्रेट के ऊपर में। अभी तक बात हुई थी कि हम सेफ पैसेज देंगे, आसानी से चीजें जा पाएंगी, जो हमारे टैंकर्स वगैरह हैं वो नॉर्मली पास हो पाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब ईरान भी अपने आप में कह रहा है कि अब भाई तुम लोग नहीं मान रहे हो तो अब मैं भी अपना असर्ट करना, मतलब अपना दबदबा शो करना, है ना, स्ट्रेट के ऊपर में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब उसने क्या कर दिया है, सेफ पैसेज रूट अलोंग इट्स कोस्ट while while the US is backing an alternative route along the Oman's coast। while का मतलब ऑन द अदर हैंड, while का मतलब इसके साथ साथ में नहीं है, ऑन द अदर हैंड। और दूसरी तरफ में क्या हो रहा है, दूसरी तरफ में क्या हो रहा है कि जो यूएस है, बैकिंग मतलब सपोर्टिंग, सपोर्ट कर रहा है एक ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव रूट का मतलब हो जाएगा एक दूसरा रूट, डिफरेंट रूट, है ना, जिसमें आपके ओमान कोस्ट से होते हुए वो दूसरे रूट को सपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो पूरी दबदबी है, जो पूरी सुप्रीमेसी है, वो खत्म हो जाएगी। तो ईरान इस चीज को लेके क्या है, फियरफुल है कि यूएस जो है वो कोशिश कर रहा है स्ट्रिप अवे, मतलब छीन ले उसको, खाली कर दे उसको, नंगा कर दे उसकी जो खत्म कर दे द लेवरेज इट एस्टैब्लिश्ड ओवर द स्ट्रेट ड्यूरिंग द वॉर बाय प्रमोटिंग एन ऑल्टरनेटिव रूट। सो ईरान इस चीज को लेकर डर रहा है भाई कि यूएस किस चीज की कोशिश कर रहा है, यूएस इज ट्राइंग, यूएस कोशिश कर रहा है कि उसकी पावर को वो छीन ले। द लेवरेज, लेवरेज का मतलब क्या होता है, लेवरेज जब नाउन की तरह होता है तो उसका मतलब होता है एडवांटेज, नाउन की तरह होता है तो इसका मतलब क्या होता है, एडवांटेज। तो भाई जो आपने, जो ईरान ने जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर में अपना पूरा स्ट्रेटेजिक गेन प्राप्त किया है, जो इसको एडवांटेज मिला है, क्योंकि इसको हम नेगोशिएशन की पावर मिल चुकी है कि बाकी देशों से ये नेगोशिएट करेगा, आप इसे साइडलाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन अब यूएस दूसरे रूट को प्रमोट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इसका जो लेवरेज है, इसका जो एडवांटेज है, उसको छीनने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए अब ईरान, जो ईरान ने भाई कह दिया कि अब आप मेरे ही थ्रू होते हुए जाओगे,
और इसने अब इस चीज को और टाइट कर रहा है। यूएस क्या कर रहा है कि आपकी कहाँ से, ओमान कोस्ट से एक दूसरे रूट को तैयार कर रहा है कि भाई अब हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट ही नहीं करनी है। So US does not want Iran to emerge as the sole custodian of a strategic waterway. US does not want, मतलब US नहीं चाहता है कि जो ईरान है भाई वो एक सोल मतलब अकेला कस्टोडियन हो, अकेला गार्जियन हो, अकेला अकेला कंट्रोलर हो इस स्ट्रेटेजिक वाटरवेज का। मतलब जहाँ पे आपने देखा ही होगा कि जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर में जब पैसेज को बंद कर दिया गया तो हमारे ऑयल की लेके, गैस से लेके हमको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो यूएस चाहता है कि ईरान अकेला कस्टोडियन ना हो इस वाटरवेज का। सो दीज कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन ट्रिगर, अब इस भाई ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन, अभी लड़ाइयां जो हो रही हैं अब ऐसे लग रहा है कि अब इनसे भी अब इनका कॉन्फ्लिक्ट यानी अब इनकी बैटल शुरू हो चुकी है। फर्दर अंडरमाइनिंग, अंडरमाइन करना मतलब उसको और कम करना, उसकी वैल्यू को आप रिड्यूस करना। अंडरमाइन कर रहे हो मतलब आप उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो। ये चीजें और रिड्यूस कर रही हैं एमओयू को। मतलब जो एमओयू था ऐसे लग रहा है कि अब उसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा है, जो साइन हुई थी ट्रीटी उसका कोई मतलब ही नहीं बचा है। What Mr. Trump, who sensed strategic defeat, is trying to do so is to mount economic and military pressure on Tehran to change its position on the strait. So जो मिस्टर ट्रम्प है, ये हु किसके लिए लगाया, ट्रम्प के लिए। हु सेंसेज स्ट्रेटेजिक डिफीट, तो मिस्टर ट्रम्प को ऐसे लग रहा है कि वो हार रहे हैं, मिस्टर ट्रम्प को ऐसे लग रहा है कि वो हार रहे हैं। सो मिस्टर ट्रम्प, देखो ये एडिशनल को कॉमा लगाया तो इसको हटा दें। मिस्टर ट्रम्प हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब हो गई इज, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ट्राइंग। तो व्हाट मिस्टर ट्रम्प इज ट्राइंग, व्हाट मिस्टर ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू सो इज टू माउंट, माउंट मीन्स इंक्रीज, कि वो जो ईरान है उसके ऊपर में इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज कर दें, ताकि जो उसने अपनी मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके वो अड़ा हुआ है उसको वो चेंज कर दे। तो इस तरीके से बातें चल रही हैं। मेन बात है झगड़ा फिर से शुरू हो गया है। एमओयू जो हुआ था ऐसे लग रहा है कि वो अब आपका क्या हो गया है, कोलैप्स हो गया है। आगे क्या है, ही कैन कंटिन्यू हिज एयर कैंपेन, ही मतलब ट्रम्प के लिए है, बट हिज ईयर्स लॉन्ग मैक्सिमम प्रेशर एंड 40 days ऑफ बॉम्बिंग हैव डन लिटिल टू ऑल्टर ईरान नेगोशिएटिंग पोजीशन। तो ऐसे लग रहा है कि ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प का अगर मन कर रहा है फिर से, जब उन्होंने एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया है तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं। और जो सालों साल से जो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर में प्रेशर क्रिएट कर पाए, और जो 40 दिन लगातार जो बॉम्बिंग हुई थी, मतलब बॉम्ब्स वगैरह, मतलब फुल ऑन फाइट हुई थी, उसने बहुत कम ही कुछ किया है जो ईरान का नेगोशिएटिंग पोजीशन है उसको चेंज करने में। ऑल्टर करना मतलब चेंज करना, ऑल्टर करना मतलब उसको चेंज करना। इफ he returns to war over Hormuz, Iran's stance on its nuclear program still unaddressed would only get hardened. तो अगर वो दोबारा से मतलब वॉर पे आ जाते हैं, दोबारा से फिर इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जो ईरान का जो अभी पोजीशन है, जो उसका दिमाग है भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, जो अभी तक जिसके ऊपर बात भी नहीं हुई है, उसको मैनेज कर पाना और मुश्किल हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा, मतलब उसको कंट्रोल कर पाना, उसको आप जैसे करवाना चाहते हैं वो और मुश्किल हो जाएगा। इफ वॉर रिज्यूम्स, अगर दोबारा से वॉर शुरू होती है, इट वुड बी बैड न्यूज फॉर द होल वेस्ट एशिया रीजन एंड द इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी। ऑब्वियसली ये एक बुरी खबर होगी पूरे वेस्ट एशिया के लिए और कंप्लीट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। मिस्टर ट्रम्प इज एट स्ट्रेटेजिक डेड एंड एंड इंस्टेड ऑफ डिगिंग डीपर शुड स्टिक टू हिज वे आउट रोड मैप एंड दैट इज द एमओयू। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि भाई जो मिस्टर ट्रम्प हैं ऐसे लग रहा है कि वो एक स्ट्रेटेजिक डेड एंड पे है, मतलब उनके पास कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, तो इसलिए वो ये और झगड़ा कर रहे हैं। तो इस इंस्टेड ऑफ डिगिंग डीपर मतलब इस चीज को और बढ़ाने से, डिग करना मतलब खोदना, तो इस चीज को और बढ़ाने से बेहतर रहेगा कि वो जो वे आउट रोड मैप है यानी कि जो एमओयू है वो उस पर स्टिक रहे। An obstacle in the peace process is the complete absence of trust। जो पीस प्रोसेस है मतलब ये जो शांति का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जो बाधा है वो है भाई एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट, मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं दिखा रहे हैं। और जो मिस्टर ट्रम्प का जो पब्लिक टायरेट, टायरेट का मतलब होता है जब आप किसी को मतलब बरस पड़े, आप उसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो, एकदम उसको लंबा
पहले तो लॉन्ग एंग्री वर्बल अटैक, आप किसी पे मतलब पूरा जम के आप उसको झाड़ रहे हो, जमकर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो जो मिस्टर ट्रम्प हैं वो पब्लिक टायरेट्स एंड अब्यूज अगेंस्ट ईरान लीडरशिप एंड हाइपरबोलिक थ्रेट्स व्हिच आर डिटैच्ड फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज आर नॉट हेल्पिंग हिज कॉज। तो ये ऐसा लग रहा है कि मिस्टर ट्रम्प की यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो रही है। तो मिस्टर ट्रम्प आगे फिर ऑथर क्या कह रहे हैं कि जो मिस्टर ट्रम्प हैं, जो उनके पब्लिक टायरेट्स हैं, मतलब जो और जो अब्यूज करते हैं ईरान के लीडरशिप को, और जो उनके हाइपरबोलिक थ्रेट्स हैं, हाइपरबोली मींस एग्जैजरेटेड, जो बढ़ा चढ़ा कर इतने चेतावनियां देते हैं, डर पैदा करते हैं। वो पहले आया था ना कि उन्होंने बोला था कि पूरी सिविलाइजेशन ही, हम ईरान की पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। तो ये हाइपरबोलिक थ्रेट्स हो गए। तो ये जो ये है, ये जो कि ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, डिटैच्ड मीन्स बहुत दूर है, ये उनके कॉज को जो वो चाहते हैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उसको और वर्सन ही कर रहा है, उसको और खराब ही कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर ईरान भी कंटिन्यू रखता है टारगेटिंग कमर्शियल वेसल्स, इट रिस्क बीइंग सीन एज एन अग्रेसर रादर देन अ विक्टिम। तो भाई वो अब अपने, ऑब्वियसली अगर आप अटैक कर रहे हो कमर्शियल वेसल्स के ऊपर में, तो फिर आप विक्टिम कैसे हो जाओगे? आप एक अग्रेसर के रूप में ही आपको देखा जाएगा। अग्रेसर मीन्स आप अटैकर ही हो, आप विक्टिम थोड़ी हो। बोथ साइड शुड एड्रेस द ट्रस्ट डिफिसिट, डिफिसिट मतलब कमी जो है दोनों साइड्स के बीच में, जो ट्रस्ट की कमी है, पहले उस चीज को उन्होंने समझना चाहिए। जो उनके स्टिकिंग पॉइंट्स हैं एमओयू के ऊपर में, उसको रिजॉल्व करना चाहिए, उस पर अड़े रहना चाहिए, और उन्होंने शुरू करनी चाहिए सीरियस टॉक्स अबाउट द आउटस्टैंडिंग इश्यूज फॉर द फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट के जो उनके आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, मतलब जो रिमेनिंग इश्यूज हैं, है ना, जो अभी बने ही हुए हैं, जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर भी उनको बात करनी चाहिए। तो ये सब यहाँ पे बात हो रही है। आई होप ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम आपसे ये बस 2 सेकंड का आपका और टाइम, 2 मिनट का, और हम फिर ये क्लास कंप्लीट हो गई है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो एमओयू हुआ था वो फिर से ऐसे लग रहा है कि वो अनरेवल हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है, वो फॉल अपार्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक फिर से शुरू हो रहा है। ओके, इस आउटस्टैंडिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये आपको बताना है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। उसके बाद में एमओयू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एड्रेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। 1 2 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास। डिफिसिट के आप मुझे कम से कम 2 सिनोनिम्स बताएंगे। सीरियस सीरियस के भी आप मुझे कम से कम 4 सिनोनिम्स बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। रीड कर लेना एक बार इसको, बहुत अच्छा पैसेज है। लैंग्वेज में भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सेंटेंसेस थोड़े टफ भी हो सकते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का है। तो एक बार आप इसे सेल्फ रीड जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए मैं ये इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो पीडीएफ है मैं अभी आपको दे देती हूँ, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, चैनल शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपना ध्यान रखो। बाय।